वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर इमरान खान इस मुल्क पर काबिज है। ऐसी वजारत उज़्मा से मौत अच्छी जिसमें बंदा कुछ ना कह सके। ये मैं नहीं कह रहा, ऑब्वियसली मरीम नवाज साहिबा ने कहा है। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो तो यही है कि जो हम पिछले 3 साल से गवर्नमेंट को कहते आ रहे हैं कि एहतसाब का नारा जो है वो शायद बड़ा बुरी तरह पिटा है। नैब की हरकत और सकनात जो है वो अब वफाकी वज़ीर जो है हमारे ख़जाना के, मुशीर कह लें, वज़ीर कह लें, कुछ भी कह लें, इस वक्त तो वो ब्रेन है ख़जाना का, शौकत तरीन साहब। उन्होंने कल ये ऐलान भी कर दिया है कि बेसिकली नैब की वजह से इतने हरासा हुए बिजनेसमैन कम्युनिटी कि अब हम मजबूर हो गए हैं कि अपना पुराना जो एहतसाब का पूरा नैरेटिव और फिल्म है वो पिटने के बाद, ये मैंने ऐड किया है, हम मजबूर हो गए हैं यहाँ से, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि नैब के ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम लेकर आएँ। ये वो बात है जो मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट के आगे, अपोजिशन तो इस पर वावला कर ही रही थी। आज गवर्नमेंट को खुद ये करना पड़ रहा है। तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि अब गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या शौकत तरीन को इस पर सैक किया जाएगा या उनकी बात के ऊपर बात वज़न समझते हुए हुकूमत वाक़तन नैब के जो नाखून है उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगी ताकि ये मुल्क तरक्की करे। क्योंकि ये मामला सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स तो हुकूमत चलाते ही हैं, देयर इज़ नो डाउट। फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नेंस जो है वो उनके हाथ में है। कोई भी वज़ीर किसी प्रेजेंटेशन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंड करता है। एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर टीम का एक पहिया नहीं है, आपका एक गाड़ी का एक पहिया नहीं है, तो ये गाड़ी इस तरह चल रही है इस वक्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की, जो शौकत तरीन साहब ने इन सो मैनी वर्ड्स कहा है। और सिर्फ मामला ब्यूरोक्रेसी तक का नहीं है। चले पॉलिटिशियन तो अपोजिशन के बेचारे वो जलील हो ही रहे नैब के हाथों, उनको तो कोई पूछता नहीं। मामला बिजनेसमैन कम्युनिटी का भी है, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। शौकत तरीन साहब ने क्या कहा, मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा। गवर्नमेंट क्या वाकई अमेंडमेंट्स लाएगी या सिर्फ वज़ीर ख़जाना के जहन की इख्तरा है ये? और अपोजिशन जो है क्या अब की दफ़ा इस पर साथ देगी? क्योंकि इससे पहले तो वो ताने सुन चुके हैं इस गवर्नमेंट से कि NRO के ऊपर उन्होंने, नैब के ऊपर उन्होंने अपने NRO की बात की। लेकिन सबसे पहले मरीम नवाज साहिबा ने जो कुछ फरमाया, मैं चाहूँगा कि हुकूमत उसको दोबारा सुन लें हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से और अंदाज़ा लगाए कि पाकिस्तान का आइंदा आने वाला इलेक्शन जो है वो कितना खौफनाक होने वाला है जुमलाबाजी, शोला बयानी, स्टेटमेंट्स और पॉलिसीज़ के तराजू में। मरीम नवाज साहिबा की दोनों बातें सुनवा दीजिए लोगों को। फैट ऑफ ग्रे लिस्ट से इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर जिसका नाम इमरान खान है वो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है। मैं नैब को और FIA को ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने करप्शन पकड़नी है, अगर तुमने मुल्क का कर्जा माफ कराना है तो मारो ना छापा जरा वजीर आजम हाउस के ऊपर। इस वक्त 300 कनाल में रहने वाले इमरान खान के ऊपर जो बनी गाला के महल में छुप कर बैठा है। मैं इमरान खान का ये बयान पढ़ रही थी, फिक्र ना करो, मेरे अलावा सिलेक्टर्स के पास कोई चॉइस नहीं है। बड़े शर्म का मुकाम है, तुम चॉइस इसलिए हो कि तुम सिलेक्टर्स की एक इशारे पर लड्डू की तरह घूमते हो। चॉइस इसलिए हो कि तुम हर बात पर झुक जाते हो। तुमने अपने माथे पर इस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा होने का धब्बा लगवा लिया। तुमने अपने जराइम में कश्मीर फरोशी का इजाफा कर दिया। उस वजारत उज़्मा से मौत अच्छी जिसमें इमरान खान आज तुम सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहे। तुम्हारी हुकूमतों के बावजूद नवाज शरीफ लंदन में बैठकर तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारता है। फैसल वाडा साहब, मलिक अहमद खान साहब, शमीला फारूकी साहिबा, बहुत वार्म वेलकम। फैसल भाई, ये तो इंकशाफ ही हुआ है आज के पाकिस्तान फेडर से इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर इमरान खान साहब हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस पे छापा मारे हैं तो हमारे कर्जे भी माफ़ हो जाएंगे और माथे पर कलंक का टीका है। प्राइम मिनिस्टर लट्टू की तरह घूम जाते हैं, झुके हुए हैं, कश्मीर फरोश हैं। सर ये क्या है, मामला क्या है, असल क्या हो गया 24 घंटों में? बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। ये आपको एक मेंटल डिसऑर्डर नज़र आ रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, एक केसेस माफ़ कराने का जो सिलसिला था, जो मरीम नवाज़ और उनके वालिद ने गालियाँ देकर इदारों को सोचा कि उससे वो डिफेंसिव पर चले जाएंगे, मेरे केसेस माफ़ हो जाएंगे और लंदन चली जाएगी। और इसी तरीके से जस्टिस कयूम की अदालत का सोचते हुए अदालती निज़ाम को गाली देने के बाद उनके भी बाप के भी
केसेस माफ़ कर दिए जाएंगे और वो यहाँ पे आएगी और हेलीकॉप्टर और जहाज़ों से दिहाड़ी और पाए उतरेंगे और वो मनसब पे जाके बैठ जाएंगे, वो नाकाम हो गया बयानिया। फिर उन्होंने देखा कि शहबाज शरीफ एक्टिव हो गए, रेज्यूमे लेके, तो आपको पता है कि ऐसर इकबाल भी फिर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी फिर रहे हैं, शहबाज शरीफ भी फिर रहे हैं, मरीम नवाज़ तो आपको पता है बचपन से ही शीशे के आगे वो बात कर खुद ही आपस में बात करती है और वही ज़बान और लैंग्वेज इस्तेमाल भी कर रही है। और ऐसा लग रहा है कि वो घर में जैसे शौहर से मुखातिब होती है वो ज़बान वो बाहर इस्तेमाल कर रही है। तो बड़ी अफसोसनाक बात है। क्रेडेंशियल्स बताते कि अगर हम ऐसे लोगों के हवाले कर देंगे और प्लस ये कि सर ना पैर मैं आज कह दूं कि कामरान शाहिद और मलिक अहमद खान के घर में आप चले जाए तो मुल्क का कर्जा उतर जाएगा, मैं कह दूं या बैठ के कि आपके घर में सारी मंशियात पड़ी हुई है, मैं कह दूं इंडिया को आपने रखा हुआ है, मैं कह दूं सारे बॉम्ब ब्लास्ट आपने किए, तो मैं कह रहा हूँ मैं पागल ही कहला सकता हूँ अगर मैं ये बातें कर रहा हूँ और मुझे सुनने वाला भी कहेगा ये पागल है। तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। नंबर एक। नंबर दो ये कि फिर उनको मोहब्बत जाग गई, वही इस्टेब्लिशमेंट इसको गालियाँ देते थे, उनको उस पर उनका बेटा नज़र आ गया। अब मसला ये है कि कठपुतली भी वो कह रही है, सिलेक्टेड भी कह रही है, वो इसलिए कह रही है कि देखिए ये जनरल जिलानी फ़ौजी थे, जनरल ज़िया-उल हक फ़ौजी थे, उनके सियासी वालिद कौन कहते थे? नवाज शरीफ यानी कि बाप। बेटी ने शादी की वो फ़ौजी कैप्टन सफदर। तो फ़ौज तो इनके घर के अंदर से लेके घर के बाहर से लेके घर के आगे पीछे से लेके फ़ौज ही फ़ौज है। इसी नर्सरी में पले बड़े, इसी नर्सरी से बाहर निकले, इसी चीज़ इस पैरामीटर से वो निकल नहीं पा रहे। और इस पैरामीटर के अंदर पिछले अदवार में उन्होंने समझा था, सीखा था कि शायद आगे पीछे गाली देने से कोई फ़र्क पड़ता है, तारीफ़ करने से कोई फ़र्क पड़ता है। मसला ये है कि जो नया पाकिस्तान है उसमें ये सब चीज़ें खुद मुख्तार जो है, एटोनमस इदारे जो है, इंडिपेंडेंट इदारे जो है वो अपना काम कर रहे हैं। ना हमारे पास सैफुर रहमान है कि हम नैब से पकड़े, गिरेबान से पकड़ ले, ठीक ना हमारे पास जस्टिस कयूम है जिसमें हम अदालतों से फैसले ले लें अपनी मन पसंदीदा। अच्छा फैसल भाई बात बताएं, ये जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी, हमारे पास ताकत भी नहीं है कि अगर हमारी मर्जी का फैसला ना आए, जो पसंद आए, तो हम अदालतों के ऊपर अटैक कर दे। फैसल भाई बात बताएं, जिसकी ब्लैकमेलिंग टेप बना ले और हमसे कोई पूछ ना सके, हम वो लोग ही नहीं भाई। ठीक है, आप वो लोग नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर ने ये किस तनाजुर में स्टेटमेंट दी थी जिसको मरीम नवाज साहबा कोट कर रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के पास मेरे अलावा कोई चॉइस ही नहीं है? देखिए वो जैसे पहले एक दफ़ा हा हू की बात कर चुकी है कि वो अपने कमरे से खड़ा होके देखेगा और कहेगा कि लड़ाई हो गई, हा हू। तो मुझे तो नहीं पता कि सर कब प्राइम मिनिस्टर कब कहाँ किस कमरे में किस कोने पे क्या करते हैं और क्या बैठ के बात करते हैं और क्या सोचते हैं। वो मरीम नवाज से आप पूछेंगे उनको इतना ज़बरदस्त एक्सेस कैसे है इमरान खान साहब का, वो कौन सा एंगल है, कौन सी जगह है जिससे उनको सारी चीज़ें पता चलती थी, मुझे और आपको नहीं पता चलती। सही है, ले जी आपका पॉइंट आ गया। शमीला फारूकी साहब आपको भी वार्म वेलकम, मलिक साहब को भी वार्म वेलकम। मलिक साहब बात ये है कि वो जो फैसल साहब ने बातें की हैं वो तो मुझे नहीं पता आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं, कि वो ऐसे बात कर रही थी मरीम नवाज शोहर से मुखातिब हुई, फौज आपके अंदर से लेके बाहर तक है, इसमें मैं नहीं जा रहा, मैं ज़रा वो आपकी मर्जी आपने क्या करना, लेकिन मैं सब्सटेंस पे आ रहा हूँ। यार मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के मुतल्लिक कश्मीर जैसी जगह पे खड़ो के आप ये कह दें कि जी, और फैटफ को ललकार के कहें, आपको पता है हमारी हर ट्रांसक्रिप्ट बाहर जाती है कि जी फैटफ से पाकिस्तान इसलिए निकल रहा, सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर जो है वो इमरान खान साहब हैं, छापा मारें तो कर्जा भी माफ़ हो जाएगा। चले बाकी बातें तो आगे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, माथे में कलग लट्टू की तरह घूमना ये वो, लेकिन ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट, इतना बड़ा इल्ज़ाम, मतलब कोई सियाक नहीं है ना कोई सबाक है। कहाँ इमरान खान, कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग, किस बुनियाद पर ये सारी बातें हो रही हैं? बस अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अल्फाज के हेर-फेर में। मलिक साहब। जी कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा अपना ये कंसर्न है कि जो फाटफ से पाकिस्तान का ना निकलना के जो उनके 27 डिमांड्स थे उनमें से अगर आपने 25 पूरे कर लिए हैं तो वो एक या दो जो ऐसे हैं जो नहीं हुए, तो उस पर इन दो की वजह के साथ आपको फिर कंटिन्यू रखना। तो एक तो वो मुजरिमों का है ना, वो जो मुजरिम जो उन्होंने कहे पकड़े जाएं मजीद, उसका है। लेकिन इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग का क्या ताल्लुक फैटफ से, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कोई आप लॉजिकल जवाब दिया, आप तो लॉयर है ना सर। नहीं आप तो बताए ना। हाँ जी। नहीं मैं आपसे नहीं कामरान साहब, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर आप एक सब्सटेंशियली कंप्लाइंस कर चुके हैं, आप एक सब्सटेंशियल कंप्लाइंस कर चुके हैं, यानी अगर आपके 27 निकात हैं तो उनमें से आपने 25 पूरे कर दिए हैं। जी जी। और अगर आप कुछ मुजरिमीन की बात कर रहे हैं कि जिनको नहीं पकड़ा जा सका, तो उसको एक तरफ रखते हुए जो फाइनेंशियल ऑर्डर करने की बात थी उसको इन प्लेस करने की बात थी, यानी एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए,
और कोई भी ऐसे मामला जो टेरर फाइनेंसिंग के साथ जी, जी। रिलेटेड है उनको कर्ब करना चाहिए, या मनी लॉन्ड्रिंग के साथ है उनको सर curb आपका करना पॉइंट क्या है चाहिए। उन सब के ऊपर तो हमने इस स्टेटमेंट की तनाजुर में मरियम नवाज की कि मनी आपसे लॉन्डर भी- इमरान खान है? जी देखिए, मेरा ये मानना है कि जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने रीसेंट पास्ट के अंदर आपकी चाहे वो शुगर पॉलिसी थी, चाहे वो वीट पॉलिसी थी, उनमें जो लोग मुलव्वस थे, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई? अगर नहीं की गई तो वो मनी लॉन्ड्रिंग जो जहांगीर खान तरीन के केस में हुई, वो बाहर पैसे गए वापस आए, उसको एक शुगर कमीशन की रिपोर्ट के साथ इकट्ठा किया जैसे आज किया है रिंग रोड के अंदर। वो एक एंटी करप्शन के गौर नफीस साहब के साथ मुलाकात की और उनके साथ बैठ के एक पूरा उसको एक कवर प्रोवाइड कर दिया, जो अपने पॉलिटिकल फेसेस थे उनको बाहर निकाल दिया। मनी लॉन्ड्रिंग गवर्नमेंट में बैठे लोग उनके कोई अकाउंट्स चेक तो करें, देखें तो सही जी। कि वो क्या है। मेरे ख्याल में गालिबन जो मरियम साहिबा कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि अगर आप इन जो रिसेंट इस 2-3 साल के अंदर आपके किसी के बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात नहीं है, वीट पॉलिसी गवर्नमेंट के पैसों का ताल्लुक है, शुगर पॉलिसी गवर्नमेंट के पैसों का ताल्लुक जी है। जी आप बड़ी सब्सिडीज देने के बाद अपने लोगों को उनसे आप नवाज कह रहे हैं कि गवर्नमेंट उन लोगों फैसिलिटेटर को है track इस record सारी मिल रहे हैं कि वो पैसा माफियाज की करप्शन की जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसलिए Absolutely आप ये कह रहे हैं? राइट, ठीक है। मैं अभी आप पे नैब के सवाल पे आऊंगा। अंदाजे जी, में दिस इज व्हाट शी इज लीडिंग टू। राइट, बहरहाल कुछ मुनासिब लैंग्वेज अगर अंदाजे कर ली में जाए this is what मुल्क के she's leading to. मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक थोड़ी सी मुनासिब लैंग्वेज कर लें ताकि ताल्लुकात लेजिस्लेशन के हवाले से आगे अच्छे हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा। शमीला फारूकी साहिबा, आप इसका रिस्पॉन्ड कर सकती हैं कि ये किस हद तक कहना बेजा है या सही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक अपोजिशन लीडर जो आपकी कुलीग हैं उन्होंने मनी लॉन्डर कह दिया? लेकिन मेरा सवाल आपसे ज़रा मुख्तलिफ है। सेनेट के अंदर आज आप लोगों ने बड़ी हंगामा राई की पीपल्स पार्टी ने, क्या मसला हो गया आखिर ऐसा? जी शुक्रिया कामरान साहब। एक तो मैं थोड़ी सी जो अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे जी, ज़रूर, ज़रूर, accountability feel और free। तमाम मामलात के ऊपर, मैं इस पे ज़रा सा एक छोटी सी एक ट्वीट बताना चाहूँगी। अभी 9 मिनट पहले पीटीआई ऑफिशियल ने ट्वीट किया है, अभी ये सुने, ये कितना खूबसूरत ट्वीट है। जुल्फी बुखारी एंड गुलाम सरवर खान क्लियर्ड फ्रॉम द रिंग रोड इंक्वायरी। PTI has set new standards on across the board accountability. We are happy to see the completion of inquiry and our leaders getting a clean chit. बड़ी माने खेज ट्वीट है ये। Our leaders getting a clean chit. माशाल्लाह, इतनी जल्दी तो पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई इंक्वायरी शुरू ही नहीं हुई जितनी जल्दी ख़त्म हो गई और क्लीन चिट मिल गया। तो ये तो इनकी जो सो कॉल्ड इंसाफ के मयार की बात करते हैं और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये तो इनका ये मयार है। ठीक है। आपने देखा था पहले भी जहांगीर तरीन साहब जो हैं, जो चीनी स्कैंडल के अंदर सब सरकर्दा हैं, हर चीज़ में, फोरेंसिक में भी उनका नाम आ गया, लेकिन किस तरीके से वो मुल्क से बाहर चले गए, फिर जब वापस आए किस तरीके से फिर जनाब वो भी प्राइम मिनिस्टर ने उनको अच्छा मैनेज किया है पॉलिटिकली, आप चीज़ अप्रिशिएट से। करें। उन्होंने देखे ना बजट के खिलाफ भी नहीं जाने दिया उनके ग्रुप को, हुकूमत भी नहीं गिरी प्राइम मिनिस्टर की, बिल्कुल मैनेज किया बिल्कुल वो जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मोनस सलाही साहब को भी वफाकी वो वज़ीर तो बना वैसे रहे हैं। वाडा भाई को इमरान मैं खान साहब मुबारकबाद के- इसलिए मैं नहीं किसी दी के कि मैं कहा यार ये blackmailing तो में नहीं आऊंगा। अजीब सा लगेगा, लेकिन बहरहाल ये अलग बात है। फैसल भाई तो फिर भी किसी मिनिस्ट्री में आ जाएंगे, लेकिन बाकी मोनस इलाही वाली बात अलग, बड़ी अजीब है कि वो किस तरह बन गए मिनिस्टर। अब ये देखिए, क्योंकि जरदारी साहब, परवेज इलाही साहब से मुलाकात उन्होंने कर ली थी, तो जाहिर बात अच्छा। है कि फिर तो झटका तो लगना था। अब जरा सेनेट वाले पे आज क्योंकि आप लोगों ने बड़ा इतने हंगामा किया सालों यार से पीपल्स बड़ी पार्टी ने, भाई क्या मसला हो गया सेनेट में आज? अच्छा देखिए, बात ये है कि कुछ ऐसे इनके लोग हैं जिनके तो मैं नाम लेना भी गवारा नहीं समझती हूँ, इस काबिल ही नहीं कि उनके नाम लेके अपनी ज़बान को भी गंदी की जाए। कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर आप ऐसे लोगों को गद्दार कह रहे हैं। एक तो हमें किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि कौन ज़द्दार है कौन मुहिब वतन है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं, उन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना दिया। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर अगर किसी जमात ने अपनी जानों का नजराना दिया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिबा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और हमारे न जाने कितने सैकड़ों कारकुनान और जालियाँ जिन्होंने अपने खून का नजराना दिया है। आप वहाँ खड़े, आपको तो तारीख़ मालूम ही नहीं है ना, फिर आप अपनी गंदी ज़बान से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इतने अजीम लीडरान के लिए जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी। इनको तो मालूम ही नहीं है कि भुट्टो साहब को जमहूरियत गद्दार होती कहना है, बड़ी इनको ज्यादती मालूम थी, ही हमने नहीं है कल भी इसकी जद्दोजहद मजम्मत होती की क्या है। थी। ये बात सही है कि इतने बड़े लीडर ये को इट इज़ हाँ जी। वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब
ये देखिए ना, मतलब इंसान, ये इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ ये नाअहल नहीं है, निकम्मे नहीं हैं, इनकी नीयतें भी ख़राब हैं और ना ये सियासत को समझते हैं, ना ये समझेंगे, ना इनको पता है कि ये ना, और ये सियासी कारकुन नहीं है, ना इनको पाकिस्तान की सियासी तारीख के बारे ठीक में है, कोई ये इल्म है। ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है जिसको चाय उठा के मैं गद्दार जरा इसका कह पूछ दें। लूं, बिल्कुल ठीक, ये ज्यादती है नहीं, किसको कहें ना कहें, लेकिन भुट्टो साहब को कहना बड़ी ज्यादती थी। फैसल भाई, इससे पहले मैं नैब के ऊपर आऊं, मुझे ये बता दीजिए कि आप पीटीआई और प्राइम मिनिस्टर ओन करते हैं गंडापुर साहब की जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की भुट्टो साहब के बारे में, अब जैसे शमीरा साहब बता रही हैं, जानों का नजराना, खून का नजराना देने वाली पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए कामरान शाहिद साहब, मेरा एक चीज़ का बड़ा क्लियर मानना है कि इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप जिसको देंगे उस पर घाटे का फैसला नहीं होगा और आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगी जी। लेकिन जवानी के अंदर असूलन आदमी के अंदर जो एक एज में आगे ठहरा हुआ आना चाहिए, वो जवान आदमी के अंदर जवानी के अंदर नहीं होता। अगर आप मुझे गाली देंगे, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो असूलन पी के आगे मूव करना चाहिए, लेकिन तरीक़ेकार जवान लोगों का आज तक हमारी सोसाइटी के अंदर यही रहा है कि जवान आदमी को एक गाली देते तो आप दूसरी गाली सुनते या दो गालियाँ सुनते हैं। मरियम नवाज जिस ज़बान से अपोजिशन, जिस ज़बान से मरियम नवाज भी जो ज़बान इस्तेमाल कर रही है और जो जिस लेवल पे बातें जा रही है, मेरा ख्याल है बड़ा नामुनासिब है। आप पहल करेंगे, चाहे वो मैं कर लूँ या आप कर लें। अब मलिक अहमद खान साहब है सामने बैठे हुए, हम मुखालिफ पार्टियों के एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफ है सियासी तौर पे, लेकिन अदब अदाब अपनी जगह के ऊपर है। शर्मिला साहिबा सामने बैठी है, कभी आपने लाइन क्रॉस नहीं की, लेकिन अगर आप ये मुझसे कहें तो एक दफ़ा शायद मलिक अहमद खान साहब अगर मुझे गाली दे दें, शायद 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 मैं रुक जाऊँगा, अगली बार नहीं रुकूँगा। तो ये तो आपको खुद सेट करना है ये पैरामीटर। भुट्टो साहब ने तो किसी को गाली नहीं दी थी फैसल भाई, जो आपके वजीर ने उनको गाली दे दी, गद्दार कह दिया, उसको तो कंडेम करे ना। देखिए शोला बयानी जो है ना वो सियासत का एक जुज़ है और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभार ना चाहते हुए आपके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है और कई दफ़ा चाहते हुए आप डेलिबरेटली वो बात करते हैं। लेकिन अगर मैं गंडापुर की स्पीच का पीछे वाला हिस्सा देखूं कि जो लास्ट वीक जो सोशल मीडिया पे और जिस किस्म की ज़बान पीपल्स पार्टी के लोगों में से इस्तेमाल की गई तहरीक इंसाफ के लिए, मेरे ख्याल से अगर उसको कंपैरिजन में रखते तो जस्टिफिकेशन आप दे सकते थे, राइट या रॉन्ग वो एक अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ दोनों तरफ से ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। असेंबली में भी जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है वो बिल्कुल नामुनासिब है। लेकिन फैसल भाई, प्राइम मिनिस्टर तो खुद बड़े मोतरफ हैं भुट्टो साहब के, तो मेरा तो ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर खुद ट्वीट करके कंडेम करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर तो बड़े मोतरफ रहे हैं कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत बड़ा लीडर आए थे कायद-ए-आज़म के बाद, वो तो बड़ा अरसे तक ये बात कहते रहे। कामराज शाह साहब, मेरे ख्याल से आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें हम ज़्यादा मुनासिब होगा कि अगर हम कोई कॉन्क्रीट बात करें। ये तो ठीक है, सिर्फ सियासत का हिस्सा है, या एक दूसरे को मार के गाली देकर नैब पे आ जाए आप। अच्छा चले शमीला साहिबा, एक दूसरे के ऊपर ठीक है शमीला साहिबा, बहुत जगह तक कुर्सियों में बिठा दिया। ठीक है, हम आगे चलते हैं, इस पे नैब पे आ जाते हैं। तो मैं जरा अगर मलिक साहब से स्टार्ट कर लूँ, मलिक साहब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अब वजीर खजाना ने कह दिया है कि नैब में अमेंडमेंट्स आनी चाहिए, लेकिन पहले तो फैसल साहब ही बता दें। फैसल साहब, आप ओन करते हैं इस बात को और आप समझते हैं कि वाकई नैब की वजह से हरेसमेंट हुई है बिजनेसमैन की और दूसरे लोगों की भी, जिस तरह आप शौकत तरीन साहब फरमा रहे हैं, और अमेंडमेंट्स आनी चाहिए? कामरान शाह साहब देखिए, शौकत तरीन साहब अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए और समझना चाहिए। अगर शौकत तरीन साहब ये बात करें तो इसके पीछे बहुत सीरियस लेना चाहिए। बहुत ही मायने-खेज़ बात है उनकी। वो एक बड़े एक्सपीरियंस्ड और बड़े ज़बरदस्त इंसान है और बड़े कामयाब भी रहे अपनी ज़िंदगी के अंदर। इफ़ ही सेइंग समथिंग, इट्स वेरी रेलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। और एज अ बिजनेसमैन मैं समझता हूँ अगर उन्होंने कोई चीज़ की निशानदेही कही है तो उनसे अच्छा किसी का बिजनेस एक्यूमेंट भी नहीं है जो अंडरस्टैंड करके। तो फैसल साहब, अगला सवाल फिर ये बनता है कि क्या प्राइम मिनिस्टरों के इस पॉइंट ऑफ व्यू को वेटेज देंगे और क्या आप अमेंडमेंट्स लेके आएंगे जल्द से जल्द? कामरान शाहिद साहब देखिए, अगर तो आपने कारोबारी को उसका कारोबार आसानी से करने के लिए देना है और उस कारोबारी का कोई ताल्लुक किसी सरकारी इदारे से या किसी सरकारी चीज़ से नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा है, तो उसको 100% अमेंड करने की ज़रूरत थी, है और आगे भी करनी होगी। और जितनी मैक्सिमम अमेंडमेंट्स आप कारोबारी के लिए कर सकते हैं
उसको 500% करना चाहिए और मेरे ख्याल से हर 6 महीने बाद उसके अंदर देखकर चीजें चेंज करनी चाहिए। सही है। हर आने वाले वक्त के अंदर उसके लिए आपको ऑपोजिशन की जरूरत तो पड़ेगी ना, आपको अमेंडमेंट के लिए नहीं पड़ेगी जरूरत। देखिए अगेन कामरान शाहिद साहब, अगर आप पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के कारोबारियों के लिए कोई बेहतरी करते हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए करते हैं, नौकरियों के लिए करते हैं, हमें अपोजिशन हमारे सर आंखों पर है। लेकिन अगर इन्हीं अमेंडमेंट की आड़ में आप मुझे आके कहें कि जी मेरे केस माफ़ कर दो, शहबाज शरीफ के केस माफ़ कर दो, नवाज शरीफ के केस माफ़ कर दो, मरीम के केस माफ़ कर दो, 34 में से 30 अमेंडमेंट्स आप ले आए कि मुझसे मेरी बचत हो जाए और ज़ाती मुफाद के लिए होगा, तो ना हमें ऑपोजिशन की जरूरत तब थी, ना आज है, ना आगे होगी। हम ऑर्डिनेंस से काम चला लेंगे, हम बहुत सारी चीज़ों से तरीके हमारे पास है बिल्कुल ठीक है चलाने के लिए। ठीक है मलिक साहब, क्या हुकूमत अगर ये करेगी पुट फोर्थ पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट लाई जाए नैब के कवानीन में, तो क्या सिर्फ बिजनेसमैन के हवाले से आप उस पर आएंगे या आप और उसका वसी दायरा फैलाएंगे, और क्या आप अपने ज़ाती केसेस जो हैं आपके लीडरशिप के उस पर तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहेंगे गवर्नमेंट से पहले की तरह? जी कामरान साहब, मैं दो बातें आपसे करना चाहूँगा। सर। एक तो ये कि जो भी फैसल साहब बात कर रहे थे, मैं उन दोनों पे, एक आपकी नैब की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं इस पर बड़ा क्लियरली से आपसे 2 सेकंड लूँगा। नहीं, फैसल साहब जो कह रहे हैं ना कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो, आप करें तो शोला बयानी, हम करें तो गाली है। बड़ी अजीब मंतक है भाई। मतलब देखे तो सही कि जो कंटेंट है अली अमीन गंडापुर का, या पिछले 3 साल से जो प्राइम मिनिस्टर खुद एक्स प्राइम मिनिस्टर्स को, अपोजिशन लीडर्स को, अपोजिशन की सारी लीडरशिप को जिन कलामात से नवाज रहे हैं, मरीम नवाज साहबा ने कोई ज़्यादा मुख्तलिफ बात तो नहीं की। वो मनी लॉन्डर कहते रहे, मनी लॉन्डर इन्हीं जो है एक्विजिशंस की बुनियाद पे कहते रहे जो उनकी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर आज बाकियों पे लगी खड़ी हैं। तो किसको मनी लॉन्डर वो कह रहे हैं? तो ऐसे नहीं होता बात। ये दिस इज़ टिट फॉर टैट, इट इज़ रिसीव्ड इन द सेम टोकन जिसमें आप बात करते हैं। और ये मनी, जब आपकी मनी ये नैब के लॉज की बात, तो देखिए सर, हम पहले दिन से इस चीज़ पे कह रहे हैं कि लॉ कभी ये नहीं होता कि सूटेबिलिटी ऑफ वन ग्रुप, स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी बिजनेसमैन के लिए तो उसकी ये इस्तिलाह होगी और पॉलिटिकल। तो आप क्या चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाए इसके अंदर? मैं जो टीटी से केस चल रहा है, एक सवाल है। देखिए ना शहबाज, मैं नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि शहबाज साहब के खिलाफ नैब की इंक्वायरी ही रॉन्ग प्रेमिसेस पे है सर, वो तो बनती नहीं है। उस शहबाज साहब की बेल ऑर्डर में आप देखेंगे कि एक टेंटेटिव असेसमेंट तो कामरान साहब होती है ना, हम नहीं कहते कि डीपर एप्रिसिएशन है, कि बड़ी गहराई से देखा जाए। अगर प्रेमा फिशाई नैब उनको कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम अलेज ही नहीं कर रही, तो फिर नैब की वो सारी की सारी तफ्तीश, पूरा उनका सिस्टम, पूरी उनकी जितनी प्रोसिक्यूशन और उनकी टोटल इन्वेस्टिगेशन वो नल एंड वाइड हो जाती है। दे हैव टू, पहले उनको एक आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट लेके आएगी नैब में, तो आप नहीं मानेंगे, तो फिर आप किस बात पे मानेंगे? जी, आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये बात ही गलत प्रेमिसेस पे हो रही है। जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं, मैं उसके एडवोकेट हूं। शौकत तरीन साहब आज कह रहे हैं, मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूं। ठीक है। मैं तो नैब के वजूद के खिलाफ हूं, उस लॉ के खिलाफ हूं। वो तो अकाउंटेबिलिटी का बुरा कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप बिजनेसमैन को रिलीफ देंगे और वो बिजनेसमैन जो कि एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, और लेकिन वो एक बिजनेसमैन की फैमिली से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिशियन की, तो उसको आप कैसे सेग्रीगेट कैसे करेंगे? आप मुझे बताइए। फिलहाल तो वो ब्यूरोक्रेट्स को दे रहे हैं। मेरी बात सुने, जो शौकत तरीन साहब ने बात की ना, वो ये मैंने नहीं सुना, बिजनेसमैन की बात की। एक सेकंड सर, वो ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं। जी जी, मलिक साहब आपसे बात कर रहा हूं। कोई एक बिजनेसमैन, कामरान साहब, किसी एक ब्यूरोक्रेट को आप किसी के दफ्तर में जाएं, लोग कलम उठाने को तैयार नहीं है। आपकी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी कलम छोड़ के बैठी है, किसी फाइल पे कोई दस्तखत नहीं करता। नैब एक हरासमेंट का टूल बन चुका है। नैब ने लोगों की जिंदगियां जीरन की हैं। नैब ने लोगों से एक्सटॉर्शंस की हैं। नैब की कार्रवाई मत छोड़े। नैब का व्हील जब इन्वेंट होता है ना सर, इट इज अ पेन इन लाइफ, एक्चुअली अ पेन इन लाइफ। पूछते बाद में है, गिनते बाद पहले हैं। नमाजें माकूस है, सजदे में पहले डालते हैं, पूछते बाद में। नैब वाली बात मत करें। ये गवर्नमेंट ने जो किया है, मुल्क की इकोनॉमी का बुरा किया है, अपने सिविल सर्विस स्ट्रक्चर का बुरा किया है, अपनी पॉलिटिक्स का बुरा किया है। नैब ने प्रोसिक्यूशन कहीं नहीं की, नैब ने सिर्फ प्रोसिक्यूशंस की है। कामरान साहब जी जी, आप उसका एविडेंस लें। एक फैसला साद रफीक का फैसला, एक फैसला शहबाज शरीफ साहब का फैसला, एक फैसला एहसन इकबाल साहब का फैसला, एक फैसला आप देखिए ख्वाजा आसिफ साहब का फैसला। 4 शीट्स है नैब के खिलाफ। स्टिल दे आर आस्किंग के भी नैब के ऊपर बात करने की गुंजाइश है।
ये मैं नहीं कह रहा, Right. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स कह रही हैं। स्टिल वी नीड टू टॉक ऑन इट सर। राइट शबीर साहब, आपके ख्याल में सिंध में भी हालात यही है कि ब्यूरोक्रेसी आपके वज़ीर आला का काम नहीं कर रही या आपके मिनिस्टर का काम नहीं कर रही, और बिजनेसमैन वहाँ भी आपके ख्याल में इतने इनसिक्योर हैं जितने बाकी सूबों में नजर आ रहे हैं, या ये मामला सिर्फ पंजाब में या दूसरे सूबों के अंदर है, सिंध में सारा मामला ठीक चल रहा है नैब को लेकर, उनके इम्पैक्ट को लेकर? देखिए कामरान साहब, एक खौफ व हिरास तो है ना, आपके सामने है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कोई प्राइवेट पर्सन हो, चाहे वो कोई कारोबारी शख्सियत हो, एक खौफ व हिरास तो है। और फिर अनफॉर्चुनेटली देखिए, हम बातें तो करते हैं कि, और मैं इस बात पे बिल्कुल अग्री करती हूँ, आई एम श्योर कि आपके दोनों मेहमान भी करेंगे, कि हर कानून में इस्लाह की गुंजाइश होती है। जी जी जी। और वक्त और हालात को देख के आपने कवानीन के अंदर आप क्यों लाते हैं नए कवानीन, आप क्यों अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं? इसलिए लाते हैं ना क्योंकि वक्त की ज़रूरत होती है। जी जी। लेकिन किसी एक स्पेसिफिक तबके या एक ग्रुप को सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसलिए नहीं होती है कि आप कानून, ये कोई तो आप मजाक कह रहे हैं नहीं अक्रॉस है द बोर्ड कि हो आप- अमेंडमेंट्स, चलिए सिर्फ जी, बिजनेसमैन को और relief उनके लिए देने ना के हो। हाँ, जिस तरीके से ये यादव के लिए नेम स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस ले आते हैं सिर्फ उसको रिलीफ देने के लिए, इस तरह नहीं होता ना, पर्सन ठीक। स्पेसिफिक या ग्रुप स्पेसिफिक ठीक नहीं होता है। शबीर आप लाएं साहब, इस्लाह। ये आपका पॉइंट आ गया, पहले मैं भी आ कंटिन्यू चुके हैं करूंगा ना, इसके बाद, माजी बिल्कुल में बिल्कुल भी। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, लेकिन फैसल साहब इसका जवाब देंगे कि वाइडर पिक्चर है कि आज 3 साल बाद अगर नैब के इदारे के मुतालिक वज़ीर ख़जाना और मुशीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि इस मुल्क का में काम रुका हुआ है, तो हम 3 साल से, ये बात सही है जो रिपोर्ट हो रही है कि काम रुका हुआ है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और फिर ये सिलेक्टिव काम क्यों किया जा रहा है? फिर अगर आप नैब में अमेंडमेंट लानी है तो पॉलिटिशियन जो है, फैसल साहब भी तो पॉलिटिशियन है, इमरान खान साहब भी पॉलिटिशियन है, आज ये गवर्नमेंट में, कल ये गवर्नमेंट में नहीं होंगे, तो क्या ये भी फिर नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा शाहिद खाकान अब्बासी, इन साहिबान, जरदारी साहिबान की तरह फिर ये नैब की पेशियाँ भुगत रहे होंगे? तो ये एक वाइडर क्वेश्चन है। एक तो ये कि एडमिट किया जाए कि लॉस हुआ है नैब की वजह से, एहतसाब का नारा पिटा है, ये पूछा, ये फैसल साहब बताएंगे एडमिट करते कि नहीं, देन दे वांट टू मेक द अमेंडमेंट्स, और ये मामला कुछ और ही है। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बात करते हैं। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। फैसल भाई, थोड़ा ये बता दीजिए कि अगले कमिंग इलेक्शन के अंदर जिस तरह अपोजिशन जो है उनको एक सपोर्ट मिली है, जिस तरह हमारे वज़ीर ख़जाना ने ये कहा है नैब को लेकर, उनको सपोर्ट मिली है कि नैब ने विक्टिमाइज़ किया है, न सिर्फ बिजनेसमैन को किया है, ब्यूरोक्रेट्स को किया है, बल्कि पॉलिटिशियंस को भी किया है। और आपको क्यों ये बात गलत लगती है अगर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं आज आपको कि जनाब ये सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्यों है कि सिर्फ बिजनेसमैन या ब्यूरोक्रेट्स को रिलीफ दें? पॉलिटिशियन का क्या कसूर है? शहबाज शरीफ का क्या कसूर है? जरदारी साहब का क्या कसूर है? देखिए कामरान शाहिद साहब, ये एक बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। अव्वल तो आप जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, उसमें वजन है। कारोबारी के साथ कोई भी आदमी पाकिस्तान का, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जज हो, एंकर हो, फौजी हो, जो भी हो, वो किसी को भी नाजायज़ हरास करना या बुलाना या सवाल जवाब करना नामुनासिब चीज़ है, अनएक्सेप्टेबल चीज़ है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें, जब इस मुल्क में 35 साल से आप एक जेब कतरे को तो लात मार के, हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के, बालों से खींच के मोबाइल में डालते, और एक 1.5 साल तक उसकी सुनवाई कोर्ट में नहीं होती, और अद्वियात ना मिलने की वजह से 774 लोग जेल में मर जाते हैं, और एक बड़ा चोर या बड़ा जिस पे इल्ज़ाम है, जिसकी अकाउंट में अरबों रुपए आ जाते हैं पापड़ वाले दूध वाले के साथ, उसको आप परफॉर्मा भेजते हैं कि आइए तशरीफ लाइए, 1 हफ्ते के बाद ये सवाल आपसे करेंगे, इसका जवाब एग्जाम का पर्चा आउट करते। मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ, मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ। लेकिन अगर आप एक इक्वालिटी के ऊपर एक चीज़ का बेस रखते तो बिल्कुल आप जायज़ बात करें। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं है ना। यहाँ हुआ ये कि अमीर के लिए, बड़े चोर के लिए तो हम दिल बहुत बड़ा रखते, कन्विक्शन के बाद हम जेल के दरवाजे खोल के कहते हैं जाओ इलाज कराओ, उसमें हमदर्दी पूरे पाकिस्तान की, आपने कानून की पासदारी नहीं की ना। मैं तो कह रहा हूँ जी सर, मैं तो कह रहा हूँ ना सर, मैंने तो कहीं नहीं कहा जहाँ मेरी भी कोताही है, मैंने तो मानी है। लेकिन जब आप एक प्रेसिडेंट सेट ही कर दे कि अब एक बड़ा आदमी जब अंदर जाएगा, तो फैसल भाई एक बात बताए ना, ये जो जितने बड़े आदमी, सर मेरी एक बात सुने, ये जितने बड़े आदमी ऑपोजिशन के, इनको आप नैब ने जेलों में डाल लिया, उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानतें मिली, नैब और आपकी हुकूमत के ऊपर कैसे कैसे तफसीली फैसले आए हैं, वो तो कोर्ट तो मीडिया या ऑपोजिशन नहीं ना है, वो तो कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है। तो व्हाट डू यू लाइक टू से टू दिस सिचुएशन जो आपको फेस करनी पड़ रही है 3 साल में? देखिए कामरान शाहिद साहब, एक गवर्नमेंट का, सिटिंग गवर्नमेंट का काम ये है कि वो बता सके कि फलाने आदमी के ऊपर ये हकाइक पता चले, ये इसने जुर्म किया, ये करप्शन है, ये कत्ल किया है, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की थी। उसके बाद ये काम इन्वेस्टिगेटिंग इदारों का है,
उसके बाद ये कोर्ट्स का, ये मेरा काम नहीं है। मैं एज ए हुकूमत बता सकता हूं अपनी फाइंडिंग्स, मैं फाइंडिंग्स के बाद इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकता, फैसले भी नहीं कर सकता। हाँ, 35 साल में इन्वेस्टिगेटिंग इदारे भी गवर्नमेंट के, अच्छा मुझे एक बात बताइए मर्जी से फैसल भाई, investigate करते हैं, ऑनेस्टी से एक बात बताइए, क्या आपके इल्म में है या नहीं है, या आप बिलीव नहीं करते जहांगीर तरीन का केस जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस से मैनेज नहीं किया गया? ये सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन सवाल है, मैनेज नहीं किया गया। FIA को नहीं कहा गया, बैंकिंग कोर्ट के जज को चेंज नहीं किया गया, FIA को नहीं कहा गया इनको बताया जाएगा पहले गिरफ्तार अगर किया जाए, ये पर्चा आउट नहीं हुआ। देखिए कामरान शाहिद साहब, जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है उसमें मैंने आपको बड़ी क्लैरिटी से पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहा है कि जहांगीर तरीन साहब एक कामयाब बिजनेसमैन है और उनकी बड़ी खिदमात है पार्टी के लिए, और अगर अकाउंटेबिलिटी के अंदर उनका नाम आया है तो उन्होंने उसी डिसेंसी के साथ, करेज के साथ उसको फेस किया है। जो इन बिटवीन पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी एक बयानिया आया उसको भी उन्होंने नेगेट किया और उन्होंने कहा कि मेरा वज़ीर आज़म मेरा लीडर है। तो मेरे ख्याल से व्हेन द गोइंग इज गुड, उसके अंदर मजीद कोई मेरा सवाल मेरा वैसे कुछ और था, मेरा तरीन साहब का सवाल नहीं था, लेकिन आपकी मर्जी, आपने जवाब कुछ और दिया। मैं कहता प्राइम मिनिस्टर हाउस से मैनेज तो नहीं हुआ खुदा ना खास्ता, लेकिन चले मलिक साहब, अब ये फैसल भाई की बात, सारी बातें गलत हो सकती है, लेकिन ये बात तो यार सही है ना कि अगर FIA या नैब आपको बुलाए, आप लोगों के अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपए आ जाए ऊपर से नीचे से, मुलाजमीन हो या आप हो, एक ही बात है ना, उस पर सवाल भी ना करें। वो कह रहे हैं हरासमेंट हो जाती है, तो इस मुल्क का क्या होगा मेरे दोस्त? अच्छा नहीं कामरान साहब, ऐसा नहीं है। मैं बड़ी बड़ी सूरत के साथ आपकी इजाज़त से सर एक बात को, मैं जो फैसल अक्सर प्रोग्राम्स में मैंने सुना है, कहते हैं, मेरे साथ भी थे, ये जो एक कॉमन मैन सफरिंग है उस पर ये अपनी इनएबिलिटी टू उसको सॉल्व करने पे कि ये अगर एक जेब कतरा है या जेल के हालात हैं या जो भी पुलिसिंग है या बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का रोल है, अगर कॉमन मैन सफरिंग है तो आप गवर्नमेंट है, आप उसको ख़त्म करें, आप क्यों नहीं ख़त्म करते? रही बात कि जो FIA या नैब के मुकदमात जिन अपोजिशन के लोगों पर हैं, हमारा सवाल ये है कि उनको एक ही सेट ऑफ एक्विजिशंस पे बार बार, क्या इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई अहमियत नहीं है? यानी एक तफ्तीश पहले वो सारी नैब करे और उसके बाद फिर वही तफ्तीश उठा के FIA करनी शुरू कर दे। वो इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, ठीक है, हक है, एक एजेंसी छोड़े 4 भी करें, हम जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन कोर्ट के फैसलों को तो हम, यह मेरा केस नहीं है। यार मलिक साहब मुझे एक बात बताएं, वैसे एक बात बताएं, मैं हैरान होता हूँ। देखें आपको नैब बुला ले और मुझे बुला ले नैब, तो क्या हम मनी ट्रेल नहीं दे सकेंगे अपनी चीज़ों की? अपने अकाउंट्स का खाता नहीं हम दे सकेंगे? इस मुल्क के अंदर जितने मेरे अकाउंट्स हैं मुझे पता है। अच्छा, कामरान साहब अगर मुझे एक चीज कहने की इजाजत दे दें। जी फैसल साहब, बड़ी वजाहत के साथ देखें ना, ये मैं आपको ये कामरान शाहिद साहब, फैसल साहब की बात के बाद मलिक साहब कठिन रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी फैसल क्या कह रहे हैं कामरान शाहिद साहब? सर मुझे एक ये बात बताएं, जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज से सवाल हो तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का जवाब क्या है? बच्चों से पूछ ले, बेगमों से पूछ ले, अब्बा जी से पूछ ले, ये जवाब ये बड़ी स्लैंग बात है। आपके अकाउंट में पैसे आ गए, मैं कहूं आपसे, मुझसे आप सवाल करें, कामरान शाहिद साहब की जेब में पैसे 25,000 रुपए आए, फैसल नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है, मेरे अब्बा जी से पूछो, मेरे भाई से, मेरे बच्चों से, मेरे खानदान से पूछेंगे तो अनफेयर है। ये डिस्टॉर्टिंग द फैक्ट्स है, ये आप खामखा एक, ये आप ये बिल्कुल एक ये डिस्टॉर्टिंग द फैक्ट्स है। फैक्ट्स क्या है फिर? देखिए कामरान साहब, ये डिस्टॉर्शन ऑफ द फैक्ट्स है। देखिए बात क्या है, जब आप एक किसी कंपनी के अकाउंट्स के मुतल्लिक पूछते हैं तो कंपनी के जिम्मेदारान उसका जवाब दे सकते हैं, मेरा बाप या बेटा या भाई नहीं दे सकता। अगर मैं डायरेक्टर हूं तो सर मैंने जवाब देना है ना। तो उसका बेसिकली सवाल का मकसद ये है कि अगर आप करते क्या, आपने किया क्या है? फॉर एग्जांपल ये शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज में आपने क्या किया कि 10 साल की उनकी टोटल बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसमें वो अकाउंट्स भी हैं जिन अकाउंट्स की डायरेक्टली बैंक्स के लोन्स के साथ ताल्लुक है। सर ये लंबी डिबेट हो जाएगी, मैं लेके जा रहा था। ठीक है, ये इतने अरब की आपकी ट्रांजैक्शन। मैं शहबाज शरीफ का केस आज डिस्कस नहीं हो रहा है। क्विकली जरा मैं शमीला साहिबा से एक मिनट इनपुट ले लूं। शमीला साहिबा, बात ये कि मामला मेरा हो या मलिक साहब को या आपका हो, शायद हम तो अपनी मनी ट्रेल दे दें, लेकिन आप लोगों की पार्टी के जो लीडरान हैं वो बड़े बेबस नजर आते हैं, वो जुबानते किनारे होते हैं, कभी हैरेसमेंट के पर्चे कर रहे होते हैं। भाई सीधा सीधा काम करें और आगे चलें। मसला क्या है इसमें शमीला साहिबा? अब आपका माशाल्लाह इतना अच्छा घर है, आपसे को पूछे, आप कह लीजिए मैं तो अभी 10 साल केस लड़ूंगी स्टे पे। जी 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 फरमाए। देखिए बात ये कामरान साहब कि बड़ा आसान है यहाँ पर सियासतदानों पे इल्ज़ाम लगा देना। फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो आप आर्टिकल 6 में अंदर हो जाएंगे,
जुडिशरी पे आप बात नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अच्छा, मीडिया के ऊपर कोई बात करो तो कहते हैं कि जी वो ये आज़ादी सहाफ़त पे कदम नहीं, हो मीडिया गया को तो हर जगह से पढ़नी है, खुल के बोले आप। एक ऐसा तबका है जी जी, वो तो इस हुकूमत में तो सभी को पड़ रही है ना। ये तो नायाब हुकूमत है ना, ये तो ऐसे लोग हैं माशाल्लाह जिन्होंने किसी को माफ़ नहीं किया, किसी को नहीं छोड़ा सिवाय अपने प्यारे और चहीतों के। लेकिन सियासतदान एक ऐसा तबका है जिसको आप जब चाहे गद्दार कह दें, जिसको आप जब चाहे चोर कह दें, डाकू कह दें, और कोई पकड़ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। अब जिस पे इल्ज़ाम लगा है ना वो तो बेचारा अपने आप को डिफेंड कर करके पागल हो जाएगा ना। ठीक इतनी है, सीरियस अच्छा, बात है अब फैसल issue भाई, आप ये बिला है वजह कि हंस रहे देखिए, वैसे, लेकिन कंटिन्यू कर ले शुरू जी। फैसल भाई के हंसने के दिन है, वो हंस रहे हैं। मैं और मेरे ब्रेक लेने का टाइम है, मैं ब्रेक के बाद आके आपसे पूछता हूँ आप हंस क्यों रहे हैं जी। ब्रेक लेंगे। व्यूअर्स, जितनी हंसी खुशी प्रोग्राम चल रहा है, इतनी हंसी खुशी गरीब आदमी की ज़िंदगी नहीं चल रही, और उसमें नैब फैक्टर, दूसरे फैक्टर, ये सब डाल लें तो फिर हुकूमत से सवाल बनेगा कि आपने किया क्या 3 साल में और करने क्या जा रहे हैं 2 साल में। ये दीजिए कल तक इजाज़त।